Hello students, in the chapter structure of atom, in the last video we have discussed about the electromagnetic wave. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो बहुत सारी होती हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनकी डिफरेंट क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो उस बिहाफ पे जो है एक न्यू कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, रेज का एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें क्या एक स्पेक्ट्रम बनाया गया है, जिसके अंदर क्या किया गया है, जो रेज है वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको क्या किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज क्या किया गया है, रखा गया है, एक स्पेक्ट्रम बना गया है, ठीक है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या रखी गई है। इसको, इस स्पेक्ट्रम को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये इतना कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसको इसमें ऐसे ही इसको याद रखना है कि सबसे जो कम वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की, उसके बाद गामा रेज, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ होती है एक्स रेज की, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, उसके बाद माइक्रोवेव्स की, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है रेडियो वेव्स की। और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो फ्रीक्वेंसी जैसे ये इंक्रीज हो रही है वैसे ही डिक्रीज हो रही है, यानी कि जो रेडियो वेव्स है इसकी जो वेवलेंथ सबसे अधिक है, तो इसलिए इसकी सबसे जो फ्रीक्वेंसी है सबसे लो होगी, क्योंकि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है, ठीक है, कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो ये बेसिक एक स्पेक्ट्रम है, इसको हमें याद रखना है कि कॉस्मिक रेज हैं उनसे ज्यादा होती है वेवलेंथ, गामा रेज की उनसे ज्यादा होती है एक्स रेज की, ठीक है। ऐसे करके स्पेक्ट्रम को रेडियो वेव्स तक हमें लर्न करना है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और लास्टली जो हमने पढ़ा था जो मैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी थी, उसके अंदर जो लिमिटेशंस थी उसकी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हमने जाना था सिर्फ लिमिटेशन के बारे में कि क्या दो लिमिटेशंस थी, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, और दूसरी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी लिमिटेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि इन दो चीजों को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इन दो टर्म्स को, ठीक है। इनको आज देख लेते हैं बेसिकली ये होती क्या है, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जानने से पहले ब्लैक बॉडी के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होती है? कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है मान लो, ठीक है, कोई भी मेटल नॉन मेटल जो भी है, कोई भी एक बॉडी है जो क्या कर रही है, जो अपने अंदर किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, हर तरह की, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है कि वो कम फ्रीक्वेंसी की लेगी या ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, किसी भी फ्रीक्वेंसी की, यानी कि अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे उसको? ब्लैक बॉडी बोलेंगे, जो किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को क्या कर सकती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब और एमिट कर सकती है, ठीक है, एमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है, उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी बोलेंगे। और जो रेडिएशन ये एमिट करेगी, ठीक है, जो रेडिएशन ये एमिट करेगी ये ब्लैक बॉडी, उनको बोलेंगे हम क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है, क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी क्या होगी? जो हर फ्रीक्वेंसी की
रेडिएशंस हैं उनको क्या कर सकती है, एमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। तो ये होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली, ठीक है। अब सेकंड जो लिमिटेशन थी, जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट था, ये जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन थी। सेकंड है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई मेटल है मान लो, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या करवाई गई, फॉल करवाई गई, उसके ऊपर गिराई गई, ठीक है। और जब जो इसके अंदर जो फोटोन्स की फॉर्म में लाइट आई है, उसने जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ इस पर क्या किया, फॉल किया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया और वो क्या करेगा, एक्सीलरेट होके बाहर निकल गया। तो यानी कि इजेक्शन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब फोटॉन्स, ठीक है, क्या करते हैं, फोटॉन्स किसी मेटल के ऊपर फॉल कराए जाते हैं, गिराए जाते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक रेजर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आ रहे हैं, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो रेडिएशन है किसकी होती है, फोटॉन्स की। क्या होती है, फोटॉन्स होते हैं। जो एनर्जी में जो हमारी लाइट आती है वो किसकी फॉर्म में आती है, पैकेट्स की फॉर्म में आती है, ठीक है। लाइट के पैकेट्स की फॉर्म में क्वांटम ऑफ लाइट्स विच आर कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। इनको फोटॉन्स बोला जाता है। जब लाइट इस पे फॉल करती है, लाइट रे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है मेटल से, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे, जिस प्रोसेस के थ्रू फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा रहा है, इसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये है बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। इसके बाद इसकी जो ये हमने कंसेप्ट समझा है, इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, तब कुछ ऑब्जर्वेशन बनाई गई। फर्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो वो क्या आई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, फोटोन है, जो फोटोन है लाइट के, ये क्या कर पाएंगे, केवल थ्रेशोल्ड, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी कोई सर्टेन, ठीक है, उसके ही उस फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन ही क्या कर पाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएंगे। यानी कि फोटोन्स हैविंग सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी can photons having certain minimum frequency can cause the photoelectric effect, ठीक है। the photoelectric effect क्या आया कि जो फोटॉन्स हैं उनकी कुछ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज एमिट करवा पाएंगे, इजेक्ट कर पाएंगे, किससे, मेटल सरफेस से, ठीक है। यानी इस सर्टेन मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है, इसको नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट, इसको लिखा जाता है न्यू नोड से, ठीक है।
न्यू से हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोड से, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट इसका ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आया वो क्या था, सेकंड पॉइंट आया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजेक्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजेक्ट होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इजेक्ट हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। कौन से वाला फोटोन जो स्ट्राइक कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आएंगे मेटल सरफेस से, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। जितनी ज्यादा तीव्र इंटेंसिटी हो, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी फोटोन की, यानी कि जितनी ज्यादा जो है क्वांटिटी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का फोटोन आएगा तो स्ट्राइक करेगा, उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे किससे, मेटल सरफेस से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये था इसका सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो क्या होगी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किसके बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होगी किससे, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होगी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि इंटेंसिटी का कोई असर नहीं होगा। अगर इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसकी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी अगर इंटेंसिटी बढ़ाई या घटाई जाती है, ठीक है। ये किस पे, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से, ये कैसे होगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है, क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, थर्ड पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की। अभी मैंने क्या कहा था कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोला था हमने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोड से जिसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, न्यू नोड से जिसको रिप्रेजेंट किया था फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम अमाउंट है, यानी कि इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी होती है तब तो इलेक्ट्रॉन की निकल ही नहीं पाएगा। यानी कि अब देखो, मान लो कोई फ्रीक्वेंसी है, कुछ मान लेते हैं वी फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है कोई, इस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, V3। मान लेते हैं V3 क्या है, एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। V1 हमने ट्राई किया, V1 वाली फ्रीक्वेंसी का फोटोन उस पर फॉल करवाया तो वो नहीं निकला, ठीक है। फिर V2 का निकाल, V2 का हमने फ्रीक्वेंसी का डाला, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो निकल फिर भी नहीं पाया। जब V3 हमने डाला, V3 फ्रीक्वेंसी का फोटोन हमने उस पर फॉल करवाया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके अंदर, यानी कि बाहर मूव करने की एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, जो चीज रेस्ट पोजीशन पे है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है,
पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई चीज मूवमेंट कर रही है, रेस्ट पे नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसकी मूवमेंट वाली एनर्जी है। ठीक है, जब ये इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगी तो इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बाहर, काइनेटिक एनर्जी में इंड्यूस्ड होगी और ये क्या करेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ऐसे ही हमने क्या देखा, V1 पे कुछ नहीं था, V2 पे थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी मिली इसको, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, V3 पे इसको काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी सफिशिएंट, ये बाहर निकल गया। अगर V4 कर दिया गया यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तो इसकी स्पीड और हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर ν4 कर दिया गया, ν5 कर दिया जाए, तो फिर और भी क्या मिलेगा, इसको बूस्ट मिलेगा और ये और भी स्पीड से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। किसकी फ्रीक्वेंसी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है फॉल करवाया गया है मेटल सरफेस के ऊपर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, इसको लिखा किससे जाता है, W नोड से। ठीक है, इससे लिखा जाता है वर्क फंक्शन को। ये क्या होता है, ये मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी है जो जिसको हम बोल रहे हैं वर्क फंक्शन, जो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को किससे, मेटल सरफेस से जरूरी होती है। ठीक है, इसको लिखा जाता है W नोड से। ठीक है, इसके साथ ही हमारा एक रिलेशन आता है कि जो टोटल एनर्जी होगी, हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट कैन, जो एनर्जी है वो क्या होती है, अलग अलग फॉर्म में चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, जो एनर्जी है, ठीक है, एक तो वो वर्क फंक्शन और प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रही है। देखो, जब एक मेटल थी, नॉर्मल मेटल थी, इसमें कोई भी हलचल नहीं थी इसके इलेक्ट्रॉन में, सभी क्या था, एक न्यूट्रल मेटल था ये। ठीक है, इसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह पे इजी वो रिवॉल्व कर रहे थे इनसाइड द ऑर्बिटल ऑफ मेटल थे। ठीक है, ऑर्बिटल में के अंदर अपने रिवॉल्व कर रहे थे। वो बाहर कब निकले, जब उनको बाहर से एनर्जी मिली, और इस बाहर से जो एनर्जी मिली, इसका अंदर जाके क्या, किसमें चेंज हुई ये एनर्जी, जो एनर्जी मिली है, ठीक है, ये अंदर जाके किसमें चेंज हो गई, एक तो वर्क फंक्शन के अंदर, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर चेंज हो गई, और प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो है इलेक्ट्रॉन है, उसको मूव होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो ठीक है, उसके अंदर चेंज हो गई, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये बनता है जो है वर्क फंक्शन के बाद एक छोटी सी डेरिवेशन। ठीक है, अब E को किससे डिनोट किया था प्लैंक ने, h न्यू से। ठीक है, h न्यू से। अब ये भी क्या है, वर्क फंक्शन भी बेसिकली क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, h न्यू नोड से लिख लेंगे। h न्यू नोड क्यों लिखा यहाँ पे, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और न्यू क्या है, न्यू का तो हमें पता ही है कि फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहां पे h न्यू क्या है, h तो क्या है, h तो वही है प्लैंक कांस्टेंट। यहां पे न्यू क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को किससे लिखा जाता है, हाफ mv स्क्वायर से। ठीक है, याद रहे ये क्या है, ये न्यू है और ये v है, ये भी न्यू है और ये v है। ठीक है,
तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नोड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारी छोटी सी डेरिवेशन आ जाती है। अब इसको अगर हम इस साइड ले आए, ठीक है, इसको अगर हम इस साइड ले आए तो क्या बनेगा आगे एच न्यू माइनस एच न्यू नोड इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, जिसको ओवरऑल क्या बनेगा एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नोड इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये रिलेशन है, ठीक है, इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसके अंदर एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है ये न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और न्यू नोड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हाफ एम वी स्क्वायर, जिसके अंदर एम का हमें पता ही है और वी का भी हमें पता ही, वेलोसिटी और मास, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो है डेरिवेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। जो लिमिटेशन थी दो, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, वो हमने जान लिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट 2। थैंक यू क्लास।